कैसे हैं आप? मैं पंकज सर एक बार फिर से हाजिर हूँ आपके सामने कोऑर्डिनेशन का नया टॉपिक लेके। तो आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं उसके बारे में आप खुद ही देख लीजिए। तो देखिए बेटा, अब यहाँ पे मैंने लिखा है वर्नर्स थ्योरी। अब वर्नर्स थ्योरी की अगर बात की जाए ना, तो ये एक साइंटिस्ट का नेम है वर्नर। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में सबसे पहले रिसर्च करने वाले साइंटिस्ट का नाम वर्नर ही था, ठीक है, अल्फ्रेड वर्नर। तो बस इन्होंने कुछ एक्सपेरिमेंट किए थे और उनके बेसिस पे जो रिजल्ट है, बस उन्हीं रिजल्ट के बेसिस पे इन्होंने कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स को समझाया था, ठीक है। अब वो रिजल्ट क्या थे, वो एक्सपेरिमेंट क्या था, तो जरा एक बार उसके बारे में भी अपन देख लेते हैं। चलिए, तो देखिए बेटा, यहाँ पे उनकी थ्योरी का एक्सपेरिमेंट क्या था वो एनसीईआरटी का एक एग्जांपल अपन लेके देखते हैं। यहाँ पे मैंने कोबाल्ट क्लोराइड विद अमोनिया का एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड कंसीडर किया। चार अलग अलग यहाँ पे अपन ने एग्जांपल कंसीडर किए, ठीक है ना। तो उन्होंने इस सॉल्यूशन के अंदर एक्सेस अमाउंट के अंदर सिल्वर नाइट्रेट को डाला था, ठीक है ना। तो हम भी डाल के देखते हैं क्या होता है, ठीक है बेटा। अब देखिए, मैंने यहाँ पे एक्सेस अमाउंट में चारों के अंदर एक एक करके सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन को ऐड करवा दिया, ठीक है। तो अब यहाँ पे मैंने आपको पहले भी जब पढ़ाई थी तब उस वक्त भी बोला था कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड सिंपल क्या होता है। सबसे पहले सेंट्रल मेटल आयन, उसके बाद आपकी लिगेंड, नीचे की तरफ जितने लिगेंड जुड़ते हैं वो कोऑर्डिनेशन नंबर हो जाता है, और बाहर जो भी आपकी जुड़ता है उसे काउंटर आयन बोला जाता है, ठीक है। और जब डिसोसिएशन की बात आई थी तब भी अपन ने देखा था कि केवल आपके यहाँ पे जो कॉम्प्लेक्स है ये एज इट इज आपकी डिसोशिएट होता है, और जो ये काउंटर आयन होते हैं ये आपके अलग से डिसोशिएट हो जाते हैं। तो यही फिनोमेना यहाँ पे अगर मैं लगा के देखो तो क्या आ रहा है कि जब इन्होंने इस वाले सॉल्यूशन में जब एक्सेस अमाउंट में सिल्वर नाइट्रेट को डाला तो वहां पे इन्हें 3 मोल AgCl के मिले थे, ठीक है। AgCl कहां से आया, यहां से तो सिल्वर और यहां से क्लोराइड आयन, ठीक है। अब यहाँ 3 मोल मिल रहा है, इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ क्लोराइड के कितने मोल आयंस फ्री होते हैं बेटा। तो इसमें अगर अपन देखें तो इस वाले केस में 3 मोल क्लोराइड आयन आपके फ्री मिले थे। लेकिन जब ये सेकंड सॉल्यूशन में डाले तो सेकंड सॉल्यूशन में मैंने देखा इनको मात्र 2 मोल AgCl एज ए प्रेसिपिटेट मिल रहा था, ठीक है ना। तो इसका मतलब ये हुआ कि इस वाले सॉल्यूशन में आपके क्लोराइड आयन कितने, या यूं बोले कितने क्लोराइड आयन एज ए काउंटर आयन के रूप में बिहेव कर रहे हैं। तो एक्सपेरिमेंट से साफ पता लग रहा है यहाँ 2 मोल क्लोराइड आयन ही आपके फ्री आए थे, ठीक है। फिर इन दोनों में देखा जाए तो इन दोनों में 1 मोल AgCl का ही फॉर्मेशन हुआ था, ठीक है ना। तो बस इसी बेसिस पे इन्होंने सेंट्रल मेटल एटम जो होता है उसके 2 टाइप की वैलेंसीज के बारे में बताया था। एक होती है प्राइमरी वैलेंसी और एक होती है अपनी सेकेंडरी वैलेंसी। तो जरा इनके बारे में डिफरेंस भी अपन देख लेते हैं। तो चलिए, तो देखिए बेटा, यहाँ पे मैंने इन दोनों वैलेंसीज के डिफरेंस के बारे में लिख दिया है। तो चलिए इनके बारे में देखते हैं क्या कहना चाह रहा है। तो सबसे पहले अगर अपन यहाँ प्राइमरी वैलेंसी की बात करें तो प्राइमरी वैलेंसी का डिफाइन क्या, बहुत सिंपल सा है कि इट इज द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ मेटल। मतलब जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में जो सेंट्रल मेटल एटम होता है उसका ऑक्सीडेशन नंबर ही क्या कहलाता है अपने यहाँ पे, प्राइमरी वैलेंसी कहलाता है, ठीक है। लाइक जैसे एग्जांपल के तौर पे अगर मैं आयरन लूं तो उसका ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ पे +2 है, तो वही यहाँ इसका प्राइमरी वैलेंसी कहलाएगा, ठीक है। और सेकेंडरी वैलेंसी की डिफाइन दी जाए तो इट इज द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ सेंट्रल मेटल। अब कोऑर्डिनेशन नंबर में आपको समझा चुका हूं कि जितने भी लिगेंड्स जो होते हैं जब सेंट्रल मेटल एटम के साथ जब डेटिव बॉन्ड बनाते हैं तो द नंबर ऑफ डेटिव बॉन्ड्स इज नोन एज द कोऑर्डिनेशन नंबर। तो यहाँ पे सेंट्रल मेटल एटम का जो कोऑर्डिनेशन नंबर है बस उसे ही यहाँ पे क्या बोला जाता है, सेकेंडरी वैलेंसी बोला जाता है, ठीक है। अब उसके बाद सेकेंड पॉइंट कि प्राइमरी वैलेंसी जो होती है वो जनरली वेरिएबल होती है। वेरिएबल कैसे, अब जैसे मैंने यहाँ Fe+2 लिखा है तो उसके साथ साथ Fe+3 भी आ सकता है। तो ऐसे जितने भी सेंट्रल मेटल एटम होते हैं ना वो होते क्या है, वो d और f ऑर्बिटल के एलिमेंट्स ही तो होते हैं, और वो एलिमेंट्स अलग अलग ऑक्सीडेशन नंबर शो कर सकते हैं। दैट्स व्हाई प्राइमरी वैलेंसी क्या होती है, वेरिएबल होती है। और यहाँ पे अगर सेकेंडरी वैलेंसी की बात की जाए तो वो क्या होती है, कांस्टेंट होती है, ठीक है ना। अब वो कांस्टेंट क्यों होती है, क्योंकि जो सेंट्रल मेटल एटम यहाँ काम में हम ले रहे हैं उसमें जितने ऑर्बिटल्स खाली पड़े हुए हैं तो वो फिक्स क्वांटिटी, उसमें जो लिगेंड्स आएंगे वो अपने लोन पेयर इजीली डोनेट करेंगे तो वो हो गई फिक्स क्वांटिटी। दैट्स व्हाई सेकेंडरी वैलेंसी जो है वो जनरली क्या होता है, अपने कांस्टेंट होता है, ठीक है। उसके बाद थर्ड पॉइंट क्या कह रहा है कि भाई इट इज न्यूट्रलाइज्ड बाय ओनली नेगेटिव आयंस, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए Fe+2 है, तो Fe+2 को अगर न्यूट्रलाइज करना है या Fe+3 को अगर न्यूट्रलाइज करना है तो यहाँ पे नेगेटिवली चार्ज आयन की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। और यहाँ अगर अपन देखें तो इट कैन बी न्यूट्रलाइज्ड बाय पॉजिटिव, नेगेटिव और न्यूट्रल लिगेंड्स। अब यहाँ लिगेंड्स की डिफाइन में मैंने आपको बताया था कि लिगेंड्स जो होते हैं वो पॉजिटिव, नेगेटिव और इवन वो न्यूट्रल भी हो सकते हैं, ठीक है। पर लिगेंड का मेन वर्क क्या था,
उन्हें लोन पे डोनेट करने थे, तो उसका चार्ज से कोई लेना देना नहीं है। इसी वजह से सेकेंडरी वैलेंसी को पॉजिटिव, नेगेटिव, न्यूट्रल लिगेंड्स इजीली सेटिस्फाई कर सकते हैं, ठीक है। और सबसे लास्ट में अपना पॉइंट है कि इट इज नॉन डायरेक्शनल। नॉन डायरेक्शनल का मतलब अगर आपको कहीं पे दिख जाता है कि Fe+3 है, तो आप क्या कह पाओगे कि इसकी ज्योमेट्री जैसे स्क्वायर प्लेनर है, टेट्राहेड्रल है, हम इजीली प्रिडिक्ट नहीं कर सकते हैं। तो प्राइमरी वैलेंसी या ऑक्सीडेशन नंबर से ज्योमेट्री पता नहीं किया जा सकता है, इसी वजह से ये नॉन डायरेक्शनल होता है। और सेकेंडरी वैलेंसी की अगर बात की जाए तो ये डायरेक्शनल होती है। क्यों डायरेक्शनल होती है, ये चीज भी मैं आपको पहले वाली वीडियो में बता चुका हूँ कि कोऑर्डिनेशन नंबर से वी कैन इजीली प्रेडिक्ट द ज्योमेट्री। कैसे, अगर मान लीजिए आपके यहाँ कोऑर्डिनेशन नंबर 4 हुआ, तो 4 का मतलब वहां दो टाइप की ज्योमेट्री सामने आती है, एक तो आती है स्क्वायर प्लेनर और एक होती है टेट्राहेड्रल। मान लीजिए यहाँ पे अगर ज्योमेट्री की 6 कोऑर्डिनेशन नंबर वाली ज्योमेट्री की बात करें तो इसकी ज्योमेट्री कितनी होती है, या तो आप इसे स्क्वायर बाय पिरामिडल बोल सकते हो, या सिंपल लैंग्वेज में इसे ऑक्टाहेड्रल बोला जाता है। तो सेकेंडरी वैलेंसीज जो होती है वो डायरेक्शनल होती है, ज्योमेट्री को इजीली प्रेडिक्ट करवा सकती है। तो आई होप बच्चों आपको ये समझ आया होगा कि वर्नर थ्योरी क्या थी, उनका एक्सपेरिमेंट क्या था और यहाँ प्राइमरी और सेकेंडरी वैलेंसीज क्या होते हैं, ठीक है। तो नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो लीजिए आज यहाँ नया टॉपिक। तो बच्चों अपना नया टॉपिक आता है नोमेनक्लेचर, ठीक है। नोमेनक्लेचर बड़ा सिंपल सा डिफाइन होता है कि जितने भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स होते हैं उनकी नेमिंग कैसे की जाती है, IUPAC नेमिंग करने के क्या तरीके होते हैं, क्या रूल्स होते हैं। तो वो रूल्स यहाँ पे मैं लिख देता हूँ जिससे उसको पढ़ने में आसानी होगी, ठीक है बेटा। चलिए तो देखिए बेटा, यहाँ पे मैंने जितने भी रूल्स मेनली काम आते हैं उनको यहाँ लिख दिया है, ठीक है। अब यहाँ ये रूल्स क्या है, कैसे हैं, एक एक करके इनको समझ लेते हैं। सबसे पहला रूल ये कहता है कि किसी भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में जो कैटायनिक स्पीशीज होती है उनका नाम पहले लिखा जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे मैं दो एग्जांपल ले लेता हूँ। तो इन दोनों एग्जांपल के अंदर अगर अपन देखें तो यहाँ ये जो कॉम्प्लेक्स है ये आपके एज ए कैटायन के रूप में बिहेव कर रहा है, और यहाँ पे जो काउंटर आयन है वो एज ए कैटायन के रूप में बिहेव कर रहा है। तो जो भी आपके पहले आता है वो कैटायन होता है और उसी का नाम सबसे पहले लिखा जाता है। दैट इज द रूल नंबर 1। सेकेंड रूल क्या कहता है कि जब आप कॉम्प्लेक्स का नाम लिखते हैं ना, कॉम्प्लेक्स जो है आपके वो कैटायनिक एनायनिक कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जब उसकी बारी आती है नेम लिखने की तो उसमें सबसे पहले लिगेंड्स का नाम लिखा जाता है, और जितने भी लिगेंड्स है उनका नाम लिख देने के बाद में आपके सेंट्रल मेटल का नाम लिखा जाता है, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे अगर अपन देखें तो ये कॉम्प्लेक्स पहले ही आ चुका है और ये अपने जो ब्रैकेट के जस्ट बाद आ रहा है दैट इज द सेंट्रल मेटल, तो इसका नाम सबसे बाद में लिखेंगे। पहले जो लिगेंड्स है उनका नाम लिखा, और जब लिगेंड्स का नाम लिख दें तो उसके बाद हमें यहाँ पे सेंट्रल मेटल का नाम लिखना है, और यहाँ पे भी Fe का नाम बाद में आएगा और साइनाइड का नाम पहले आएगा, ठीक है। तो बेटा तीसरा रूल क्या कहता है अपने यहाँ पे, इफ मोर देन वन टाइप ऑफ लिगेंड्स आर प्रेजेंट, मतलब अगर एक से ज्यादा टाइप के अगर लिगेंड्स मौजूद हो, जैसे मान लीजिए आपके यहाँ पे, तो यहाँ पे अगर अपन देखें तो इसमें देखिए अमोनिया भी एज ए लिगेंड है और यहाँ क्लोराइड आयन भी एज ए लिगेंड के रूप में बिहेव कर रहा है, ठीक है। तो जब भी एक से ज्यादा लिगेंड मौजूद होता है तो उनका नेम अल्फाबेटिकली लिखा जाता है, ठीक है। अल्फाबेट के हिसाब से जो पहले आएगा उसका नेम पहले लिख दिया जाएगा। और अगला अपना यहाँ पे पॉइंट क्या कहता है, इफ सिमिलर लिगेंड्स आर मोर देन वन, मतलब अगर एक ही टाइप के लिगेंड्स हो और वो भी एक से ज्यादा हो, तब हम यहाँ उनके नेम के पहले डाई ट्राई जो न्यूमेरिकल प्रीफिक्स होते हैं उनका यूज करते हैं। कैसे, अब जैसे यहाँ पे अमोनिया के 6 मॉलिक्यूल है, ठीक है ना, तो इसका मतलब 6 को क्या बोला जाता है, हेक्सा, तो इसी वजह से इसके नेम के आगे अपन हेक्सा वर्ड का यूज करेंगे, ठीक है। इसी तरीके से जैसे यहाँ पे ये हो गया टेट्रा, ये हो गया डाई, यहाँ पे ये वापस हो जाएगा हेक्सा हो जाएगा, क्लियर। फिर अगला पॉइंट स्टार पॉइंट है, अच्छा पॉइंट है कि इफ नेम ऑफ लिगेंड ऑलरेडी हैव डाई ट्राई एटसेट्रा, मीनिंग कि अगर मान लीजिए लिगेंड का नेम अपन लिखने जा रहे हैं और वो भी एक से ज्यादा अगर मौजूद है तो जनरली वी यूज डाई ट्राई टेट्रा, लेकिन अगर उसके नेम में लिगेंड के नेम में पहले से ही डाई ट्राई अगर है तब यहाँ आगे की तरफ न्यूमेरिकल प्रीफिक्स नहीं होते हैं, वहां उसकी जगह जैसे अगर 2 ही है मॉलिक्यूल तो बिस, 3 के लिए ट्रिस, 4 के लिए टेट्राकिस, 5 के लिए पेंटाकिस, इस तरीके के न्यूमेरिकल प्रीफिक्स को यूज किया जाता है। इसके लिए एक एग्जांपल भी अपन कंसीडर कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए अगर मैं EN की बात करता हूँ, EN होता है एथेन 1,2 डाइअमाइन, इसका फॉर्मूला मैं यहाँ लिख देता हूँ। तो यहाँ अगर अपन देखें ना तो इसका फॉर्मूला आपकी क्या कहता है, एथेन 1,2 डाइअमाइन। अब डाई वर्ड न्यूमेरिकल जो आपकी वर्ड है इसमें पहले से ही आ रहा है, इसी वजह से अगर मान लीजिए एक से ज्यादा मौजूद होंगे तो इनमें नाम से पहले
बिस वर्ड का यूज होगा, जैसे 2 है तो बिस, 3 है तो ट्रिस, इस तरीके से यहाँ पे थोड़ा न्यूमेरिकल प्रीफिक्स का हमें ध्यान रखना पड़ता है, ठीक है। फिर अगला यहाँ पे ये भी एक स्टार रूल है, अच्छा रूल है कि कैटायनिक कॉम्प्लेक्स में तो कहीं भी प्रॉब्लम नहीं आती है। कैटायनिक मतलब जहां कॉम्प्लेक्स जो है वो एज ए कैटायन के रूप में बिहेव कर रहा है, लेकिन जहां एनायनिक कॉम्प्लेक्स होते हैं वहां थोड़ा हमें ध्यान रखना पड़ता है कि जो सेंट्रल मेटल एटम होता है ना, जैसे मान लीजिए यहाँ अगर ये देखो तो यहाँ पे ये एक एनायनिक कॉम्प्लेक्स है, तो इसमें जो ये आयरन है तो आयरन का नेम लिखते वक्त उसके नेम के जस्ट बाद ATE वर्ड को यूज किया जाता है। ये ATE वर्ड आपके कैटायनिक और एनायनिक दोनों को डिफरेंशिएट करता है, ठीक है। और सबसे लास्ट में अपने यहाँ पे लास्ट रूल क्या कहता है कि जब भी आप सेंट्रल मेटल एटम का नेम लिख दें तो उसके बाद रोमन नंबर के अंदर ऑक्सीडेशन नंबर को लिखना पड़ता है। जैसे मान लीजिए अगर किसी का ऑक्सीडेशन नंबर 3 है तो रोमन नंबर के अंदर कुछ इस तरीके से जस्ट सेंट्रल मेटल एटम का नेम लिखा और उसके बाद ब्रैकेट में इस तरीके से रोमन नंबर के रूप में उसका नाम, उसका ऑक्सीडेशन नंबर लिख दिया जाता है, ठीक है बेटा। तो ये तो है अपने रूल्स। अब इनके ऊपर बेस्ड कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं और उसके अलावा बीच बीच में कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स आते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आते हैं, उन्हें भी अपन डिस्कशन कर लेंगे, ठीक है बेटा। तो देखिए बच्चे यहाँ पे हमने कुछ एग्जांपल्स लिए हैं जिनका नोमेनक्लेचर हमें करना है, ठीक है। लेकिन यहाँ नोमेनक्लेचर स्टार्ट करने से पहले जितने भी लिगेंड्स होते हैं उनका IUPAC नेम क्या होता है वो भी मैंने यहाँ पे स्क्रीन पे दिया है। एक बार जरा इन्हें पोस्ट करके, वीडियो को पोस्ट करके आप इन्हें नोट डाउन कर लिए ताकि आपको इनके नोमेनक्लेचर में कोई तकलीफ ना हो। जैसे यहाँ पे मैंने सारे एनायनिक लिगेंड्स के नाम लिख दिए और यहाँ पे मैंने कैटायनिक और जितने भी न्यूट्रल लिगेंड्स होते हैं उनके नेम मैंने यहाँ पे दिए हुए हैं, ठीक है। तो फटाक से इनको एक बार नोट कर लीजिए और फिर आइए इसके अंदर स्टार्ट करते हैं इसका नोमेनक्लेचर, ठीक है। तो देखिए बेटा यहाँ पे अगर मैं इस वाले एग्जांपल की अगर बात करूं तो बहुत सिंपल सा एग्जांपल दिया हुआ है कि यहाँ जो ये कॉम्प्लेक्स है ये है कैटायनिक कॉम्प्लेक्स और कैटायनिक कॉम्प्लेक्स का मतलब इसका नाम पहले लिखा जाएगा। तो रूल नंबर 1 कैटायंस का नाम पहले। अब रूल नंबर 2 कि अगर कैटायंस में भी अगर जैसे कॉम्प्लेक्स का नाम अगर पहले लिखने जा रहे हैं ना तो कॉम्प्लेक्स में भी सेंट्रल मेटल एटम का नाम बाद में लिखेंगे, पहले जितने भी लिगेंड्स है उनका नाम पहले लिखा जाएगा। तो लिगेंड्स का नाम तो हो गया अपने यहाँ पे हेक्सामाइन, तो बहुत सिस्टमेटिक ढंग से हम चल रहे हैं, कोई स्पेस यहाँ पे अपने को प्रोवाइड नहीं करना है, बहुत अच्छे से इसको राइट डाउन करना है, ठीक है। तो 6 के हिसाब से तो हो गया हेक्सा, इसका नाम हमें अभी भी पता लगा अमाइन होता है, अम्मी का अमाइन बन गया। और उसके बाद आपकी जब लिगेंड्स खत्म तो सेंट्रल मेटल एटम का नाम स्मॉल लेटर्स के अंदर यहाँ पे इजीली अपन लिख देते हैं कोबाल्ट। और हमने ये भी पढ़ा है कि जब भी सेंट्रल मेटल एटम का नाम लिखा जाता है जस्ट उसके बाद ब्रैकेट में उसका ऑक्सीडेशन नंबर भी लिखा जाता है, ठीक है। अब यहाँ कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा तो इसे भी कैलकुलेट करना बड़ा आसान होता है, ठीक है। कैसे कैलकुलेट करेंगे, यहाँ पे मैं डायरेक्ट एक बार कैलकुलेट करके बता रहा हूँ। जैसे मुझे कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ कोबाल्ट कैलकुलेट करना है तो पूरे कंपाउंड में इसका ऑक्सीडेशन नंबर हम क्या मान लेते हैं, लेट इट बी x मान लेते हैं। फिर उसके बाद देखिए कोबाल्ट के बाद कौन बैठा हुआ है इसमें, अमोनिया। अमोनिया होता है न्यूट्रल मॉलिक्यूल, मतलब इस पे ओवरऑल कोई चार्ज नहीं होता। तो अमोनिया का यहाँ पे कितना कॉन्ट्रीब्यूशन आ रहा है, 6 अमोनिया के मॉलिक्यूल है जिसपे टोटल 0 चार्ज है, मतलब न्यूट्रल है, दैट्स व्हाई 6 × 0 इसका चार्ज का कॉन्ट्रीब्यूशन। और इसके बाद यहाँ पे क्या है सर, यहाँ पे है क्लोराइड के आयन जो कि 3 है, तो 3 इंटू एक क्लोराइड पे होता है -1, दैट्स व्हाई 3 × -1, ठीक है। तो यहाँ पे पहले जितने भी कैटायंस एनायन जितने भी यहाँ पे एटम्स बैठे हुए हैं एक बार उनकी चार्ज का कंट्रीब्यूशन ऐड कर दीजिए। उसके बाद इस पूरे आपके कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के ऊपर जो चार्ज होता है उस चार्ज को इक्वल करके लिख दीजिए। जैसे इसके ऊपर कोई भी नहीं है, कुछ भी चार्ज नहीं है, दैट्स व्हाई इसके यहाँ इक्वल में मैंने 0 लिख दिया, ठीक है। तो बस ये एक छोटा सा तरीका हो गया। अब यहाँ देखना, ये बन गया x, ये हो गया 0, ये हो गया अपने यहाँ पे -3 और सीधा x की वैल्यू कितनी आ गई, प्लस में आ गई ना 3, तो बस यही इसका ऑक्सीडेशन नंबर हो जाएगा। तो जो ऑक्सीडेशन नंबर होता है उसको ब्रैकेट में रोमन नंबर्स में लिख दिया जाता है, ठीक है। और उसके जस्ट बाद जैसे ही कॉम्प्लेक्स खत्म होता है जस्ट उसके बाद काउंटर आयन का नाम लिखा जाता है। बट अब यहाँ पे एक चीज अपने को देखने को मिलती है कि अभी भी अपन ने जो Cl- होता है, जो क्लोराइड होता है, उसका एज ए लिगेंड नाम अपन ने देखा था क्लोरिड होता है, ठीक है। लेकिन जब वो काउंटर आयन के रूप में आता है ना तो उसका नाम जो सिंपल हम क्लोराइड आयन लिखते हैं वो ही यहाँ पे हमें कंसिडर करना है। काउंटर आयन में जो है लिगेंड वाले नेम को कंसिडर नहीं करना क्योंकि उस वक्त वो सिंपल एक एनायन के रूप में बिहेव कर रहा है, एज ए काउंटर आयन के रूप में बिहेव कर रहा है, वो लिगेंड के रूप में बिहेव नहीं कर रहा है, ठीक है। तो इसी वजह से यहाँ आपके
इसका नेम हो जाएगा सिंपल क्लोराइड। जैसे अगर मैं आपके NaCl लिखता हूं तो NaCl का नाम क्या होता है, सोडियम क्लोराइड। तो बस यहाँ पे भी Cl का नाम अपन ने क्या देख लिया, क्लोराइड हो जाता है। ठीक है, चलिए बेटा उसके बाद सेकंड एग्जांपल अगर अपन देखें, बिल्कुल सेम एग्जांपल है बट ये मैंने थोड़ा सा डिफरेंस यहाँ क्रिएट किया है कि यहाँ 4 अमोनिया के और 2 क्लोरीन के अपन ने या 2 क्लोराइड आयंस अपन यहाँ पे डाले हैं। ठीक है, इससे ये वाला रूल समझ में आ जाए कि इफ मोर देन वन टाइप ऑफ लिगेंड्स आर प्रेजेंट, तब उसमें क्या करना है। तो अब यहाँ देखिए 2 टाइप के लिगेंड्स जो है, एक तो है अमाइन जिसका नेम A से स्टार्ट हो रहा है और एक है Cl मतलब क्लोरिडो जिसका नेम C से स्टार्ट हो रहा है। तो अकॉर्डिंग टू द रूल जो अल्फाबेटिकली पहले आता है उसका नाम पहले लिखा जाएगा। तो इसका नोमेनक्लेचर क्या होगा, सबसे पहले 4 है तो ये लीजिए, ये हो गया अपने टेट्रा और इसका नेम होता है अमाइन। उसके बाद 2 है तो ये हो जाएगा डाई क्लोरिडो, बस सारे लिगेंड्स खत्म। उसके बाद ये कोबाल्ट, इसका ऑक्सीडेशन नंबर भी आप कैलकुलेट करिएगा कितना आता है, 3rd आएगा। ठीक है, और उसके बाद जस्ट ये आ गया Cl, थोड़ा सा स्पेस देते हुए यहाँ पे मैंने लिख दिया क्लोराइड। ठीक है बेटा, चलिए अगले वाले एग्जांपल पे चलते हैं। अब ये देखिएगा, ये थोड़ा सा डिफरेंस है, यहाँ पे जो कॉम्प्लेक्स है वो एज ए एनाइन के रूप में, एनाइनी कॉम्प्लेक्स के रूप में बैठा हुआ है। ठीक है, बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, सिंपल सा है। सबसे पहले वही जो लेफ्ट टू राइट अपना प्रोसेस था, केटाइन का नाम पहले आता है। तो अगर यहाँ K देखा जाए तो K जो होता है वो पोटेशियम, तो ये लीजिए पहले केटाइंस का नाम पहले लिख दिया मैंने। अब थोड़ा सा लिटिल बिट स्पेस अपने को देना है बिटवीन कॉम्प्लेक्स एंड काउंटर आयन, तो यहाँ मैंने छोटा सा स्पेस दिया। उसके बाद यहाँ कॉम्प्लेक्स का नाम लिखते हैं और रूल नंबर 2 ये कहता है कॉम्प्लेक्स में लिगेंड का नाम पहले, तो लिगेंड आपके यहाँ साइनाइड है। उसके बाद अब आपके आयरन आता है। अब इसमें एक बात ध्यान रखना है अपने को कि जब भी अपन यहाँ एनायनिक कॉम्प्लेक्स में मेटल का नेम लिखते हैं तो उसके पीछे हम क्या जोड़ते हैं, ATE। अब यहाँ सिंपल अगर ये Fe एज ए कैटायनिक कॉम्प्लेक्स में होता ना तो इसका नाम सिंपल आयरन हो जाता, लेकिन जब इसका नाम एज ए एनायनिक कॉम्प्लेक्स में लिखा जाएगा तो इसके नेम को भी अपने को कॉमन नेम के रूप में यूज करना पड़ेगा, दैट इज फेरस। तो इस वाले का नाम क्या हो गया, पोटेशियम हेक्सासाइनिडोफेरेट। तो बेटा देखिए अब यहाँ ये वाला एग्जाम्पल भी अपन लेके देखते हैं। इस वाले एग्जाम्पल की खास बात कि यहाँ पे देखिए मैंने एक डाइडेंटेड लिगेंड लिया है जिसके नेम में पहले से ही एक न्यूमेरिकल प्रीफिक्स है। ठीक है ना, अब यहाँ देखिए 1, 2 और 3 लिगेंड्स यहाँ पे मौजूद है और जब मोर देन वन टाइप ऑफ लिगेंड्स मौजूद हो तो क्या करते हैं, अल्फाबेटिकली उनका नाम लिखा जाता है। अब आप देखिएगा En का नाम जैसे एथेन 1,2 E से स्टार्ट हो रहा है। देखिए अब ये कंफ्यूज मत होना है कि ये 2 है तो बिस वर्ड इसके आगे लेकर गए तो बी को अपने को यहाँ उसका अल्फाबेट मानना है, नहीं, इसका जो मेन वर्ड होता है एथेन उसका पहला लेटर अपने को यहाँ कंसीडर करना है। ठीक है, उसके बाद H2O का मैंने बता ही रखा है आपको, एक्वा होता है, और Cl का क्लोरिडो। तो अकॉर्डिंग टू अल्फाबेट A पहले फिर C और उसके सबसे लास्ट में कौन आएगा, अपने यहाँ एथेन आ जाएगा। तो बस लिखते हैं इसके अंदर। अब यहाँ न्यूमेरिकल प्रीफिक्स पहले ही आ रहा है तो इसी के कारण 2 के हिसाब से तो लगा दिया मैंने बिस, और जब भी बिस ट्रिस इस तरीके के न्यूमेरिकल प्रीफिक्स यूज करते हैं तो आगे का नेम पूरा ब्रैकेट में ले लिया जाता है। ठीक है, तो अब इसका आगे का नेम क्या होगा, इसका नाम होता है, लिगेंड सारे खत्म। अब यहाँ सेंट्रल मेटल एटम का नाम ये लीजिए कोबाल्ट, फिर उसका ऑक्सीडेशन नंबर इन रोमन नंबर और उसके जस्ट बाद यहाँ पे काउंटर आयन हो गया क्लोराइड। ठीक है, तो ये बेटा अपने यहाँ इसका पूरा नेम हो गया। ठीक है, अब यहाँ 2 एग्जांपल और कंसिडर कर लेते हैं। तो बेटा देखिएगा अब यहाँ पे ये वाला जो एग्जांपल अपन ने कंसिडर किया है ना, ये बहुत अच्छा एग्जांपल है। क्यों, क्योंकि इसमें निकल के ऊपर कोई चार्ज नहीं है। ठीक है, अब यहाँ देखिए CO कार्बोनिल है, इसका खुद का कोई चार्ज नहीं, न्यूट्रल लिगेंड है, और निकल का कोई चार्ज नहीं है, दैट्स वाई इस पूरे के ऊपर कोई चार्ज नहीं आया। तो इस न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स को अपन कैसे लिखेंगे, बड़ा ही सिंपल है, इसको भी अपने को यहाँ पे एज ए कैटायनिक कॉम्प्लेक्स मानना है, मतलब इसका भी नाम पहले लिखना है। और एक इंपॉर्टेंट बात की जैसे एनायनिक में अपन नेम के पीछे AT वर्ड यूज करेंगे, यहाँ नहीं करेंगे अपन। ठीक है, तो बस सबसे पहले वही लिगेंड का नाम पहले, बस दैट्स इट। ये 0 लिखो नहीं लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता, ऑप्शनल होता है। ठीक है, और एक लास्ट, जब काउंटर आयन आपके नहीं हो, जैसा यहाँ नहीं था, लेकिन फिर भी चार्ज अगर मौजूद हो तब क्या होता है, तो बड़ा सिंपल है, इसका भी नाम बड़ी आसानी से लिखा जा सकता है। बस ये ध्यान रखना है कि इस कॉम्प्लेक्स के ऊपर माइनस चार्ज है, मतलब एनायनिक कॉम्प्लेक्स, और एनायनिक कॉम्प्लेक्स का नाम ये मैंने आपको पहले दिखाई दिया था।
तो वही नाम है एज इट इज, मैं एक बार वापस उतार देता हूं। तो देखिए यहां तक तो सेम है ये वो एज इट इज, लेकिन जब केवल आपके यहाँ ऊपर चार्ज हो तो बस उसके पीछे ये तीन शब्द आई ओ एन, आयन को जोड़ दिया जाता है। तो ये हो गया बेटा अपने यहाँ आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। तो ये कुछ एग्जांपल्स थे जिनसे आपको ये सीखने को मिला होगा कि भाई कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का नोमेनक्लेचर कैसे किया जाता है, ठीक है। तो बस आज का लास्ट टॉपिक, एक अच्छा सा नोट जो इसी से जुड़ा हुआ है अपने यहाँ पे, वो भी हम देख लेते हैं। तो बच्चों एमिडेंट लिगेंड जो होता है अपने बहुत छोटा सा टॉपिक है, बहुत अच्छा सा टॉपिक है, ठीक है। क्या कहता है आपके, ऐसे लिगेंड जिसमें एक से ज्यादा डोनर एटम होते हैं, डोनर वो जो कि लोन पेयर डोनेट करते हैं, ठीक है, लेकिन जो लोन पेयर डोनेट किया जा रहा है वो किसी एक एटम के द्वारा ही किया जाता है। मतलब अगर मान लीजिए जैसे मेरे पास दो हाथ है, ठीक है ना, ये भी डोनेट कर सकता है और ये भी डोनेट कर सकता है, लेकिन एक टाइम पे एक हाथ ही आपके लोन पे डोनेट कर रहा है, दूसरा उस वक्त चुप है। अगर ये वाला अगर लोन पे डोनेट करेगा तो पहला आपकी चुप बैठ जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से देखो मेरे पास ड्यूल प्रॉपर्टी में इससे भी डोनेट कर सकता हूँ, इससे भी डोनेट कर सकता हूँ। तो बस ऐसे लिगेंड को क्या बोला जाता है, आपके एम्बिडेंट लिगेंड बोला जाता है, ठीक है। एम्बिडेंट वर्ड आ गया एम्फीबियन से, ठीक है। तो इसके कुछ एग्जांपल्स भी अपन देख लेते हैं। तो देखो बच्चों यहाँ पे मैंने कुछ एग्जांपल्स लिख दिए हैं। कैसे, अब जैसे ये SCN की अगर बात करें, सल्फर कार्बन नाइट्रोजन तीनों की कॉम्बिनेशन का लिगेंड, तो इसमें यहाँ पे एट ए टाइम सल्फर ये लोन पेयर को डोनेट कर रहा है, तो इसका नाम क्या हो गया, थायोसाइनेटो। लेकिन अगर अपन यहाँ पे देखें ना तो सल्फर के साथ साथ नाइट्रोजन में भी लोन पेयर डोनेट करने की कैपेबिलिटी होती है, और जब नाइट्रोजन अगर लोन पेयर डोनेट कर रहा है तो उस वक्त इसका नेम क्या हो जाता है, आइसोथायोसाइनेटो, ठीक है ना। देखिए है एक ही कंपाउंड है लेकिन लोन पेयर अलग अलग एटम्स के द्वारा दिया जा रहा है, इसी के कारण इसे क्या बोला जाता है, एम्बिडेंट लिगेंड बोला जाता है। एक एग्जांपल और कंसीडर करिएगा, जैसे NO2 की अगर बात की जाए तो फर्स्ट वाले के अंदर नाइट्रोजन अगर लोन पेयर डोनेट कर रहा है तो इसे नाइट्रो और नाइट्रीटो N बोला जाता है, और अगर मान लीजिए आपके ऑक्सीजन अगर लोन पेयर डोनेट कर रहा है तो उसे नाइट्रीटो O बोला जाता है, ठीक है ना। तो बस ये भी आपके एक एम्बिडेंट लिगेंड हो गया। तो बस ये एम्बिडेंट लिगेंड जो है बस आपको पहचानना होता है, और नोमेनक्लेचर में जैसा इसका स्ट्रक्चर दिया होता है, जैसा अगर NCS दिया हो तो ये ONO दिया होता है, तो बस उसी के हिसाब से इसका नोमेनक्लेचर, इसका नेमिंग किया जाता है, ठीक है। तो ये था बेटा अपना नोमेनक्लेचर का लास्ट टॉपिक। तो आई होप बेटा आपको ये समझ आया होगा कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का नोमेनक्लेचर कैसे किया जाता है, किस तरीके से उसकी कोऑर्डिनेशन नंबर को या ऑक्सीडेशन नंबर को कैलकुलेट किया जाता है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो के लिए, तब तक के लिए बाय।